हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेशर अल्सर टॉपिक को डिस्कस किया था। उसमें हमने प्रेशर अल्सर की मीनिंग एंड डेफिनेशन को देखा था और उसके बाद उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेज को हमने डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ पर जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर अल्सर के जो रिस्क फैक्टर्स रह गए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो रिस्क फैक्टर है, सेवेंथ रिस्क फैक्टर, वो है माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए माल न्यूट्रिशन है क्या। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, हमारी बॉडी को इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, मतलब कि लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। ये हमारा मे बी पुअर डाइट की वजह से हो सकता है, डाइजेस्टिव कंडीशन या फिर कोई अनदर डिजीज की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए हम माल न्यूट्रिशन के लिए हमें बीएमआई पता होना चाहिए। नॉर्मली बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं अपनी बॉडी का वेट के और हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बीएमआई क्या है, मेजर करते हैं, इसमें बॉडी का फैट निकालते हैं, ठीक है, कि बॉडी में कितना % फैट है और हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग हम इसको मेजर करते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर हम लेते हैं तो हमारा बीएमआई निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हेल्दी बीएमआई रहता है वो क्या है, हेल्दी बीएमआई हमारा 18.5 से लेकर के 24.9 तक का रहता है। उसके बाद इसमें ओवरवेट होता है जो 25 से लेकर के 29.9 का इसका क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट इसमें ओबेसिटी क्लास 1 जिसमें 30 से लेकर के 34.9, और नेक्स्ट ओबेसिटी क्लास 2 जिसमें 35 से लेकर के 39.9। देन थर्ड ओबेसिटी क्लास थर्ड जिसमें 40 या फिर मोर देन, जिसको हम मोरबिड ओबेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो बीएमआई होता है वो आपका 40 से ऊपर चले जाता है। तो अंडरवेट को हम क्या बोलेंगे, अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेकर के कम है तो वो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हो, डेट मीन्स कि आप माल नरिश्ड हो, ठीक है। तो ये था आपका माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या है, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, है ना। कोई इलनेस की वजह से या फिर इनएडिक्वेट हम इनटेक नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है प्रेशर अल्सर होने का। नेक्स्ट एक्सेसिव बॉडी हीट। एक्सेसिव बॉडी हीट में क्या होता है, एक्सेसिव बॉडी हीट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसमें जनरली इन्फेक्शन है तभी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है। वैसे फीवर डिफेंस मैकेनिज्म का काम भी करता है। अगर फीवर शार्प है, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 99 से लेकर के 100 के बीच में है तो वो डिक्रीज कर देता है आयरन और जिंक के लेवल को, जो बेनिफिशियल होता है हमारे जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ को मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो अगर मतलब शॉर्ट एंड सिंपल, अगर आपका इन्फेक्शन है कहीं पे तभी आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिव है। नेक्स्ट है एडवांस्ड एज। एडवांस्ड एज में आपके जीडियाट्रिक पेशेंट आते हैं, जैसे कि जो वल्नरेबल पेशेंट होते हैं। वल्नरेबल पेशेंट में एक कैटेगरी होती है जीडियाट्रिक ग्रुप्स, जिसमें आपकी जो पेशेंट की एज होती है वो 60 या 65 से ऊपर के एज के पेशेंट्स होते हैं। उन पेशेंट्स में एक्टिविटी और जो मोबिलिटी होती है वो प्रॉपरली नहीं होती है, मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मोबिलाइज नहीं कर पाते हैं या फिर ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो वो पेशेंट रिस्क फैक्टर्स के अंडर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन, जैसे कि डायबिटिक और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है। तो डायबिटिक में क्या होता है, न्यूरोपैथी, यानी कि नर्व डैमेज या फिर आपका पुअर सर्कुलेशन होता है, ठीक है, ब्लड का पुअर सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर के अंडर डायबिटिक पेशेंट आ सकते हैं। और उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में क्या है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन का मतलब ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर अल्सर डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये मेन कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जो हमने लास्ट वीडियो और इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ प्रेशर अल्सर। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि प्रेशर अल्सर हो कैसे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वेरियस रिस्क फैक्टर्स हैं जो भी हमने अभी पढ़े थे उसमें से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो वेरियस रिस्क फैक्टर एक्ट कर रहे हैं एरिया पे, जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया है, ठीक है, जो ओवरलाइंग है सॉफ्ट टिश्यू के साथ में। तो उस किसी भी एरिया, बोनी प्रोमिनेंट एरिया पे एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी जो प्रेशर पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो गया, तो नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर वहां पे बढ़ जाएगा। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है वेस्कुलर इवेंट में, जैसे ब्लड फ्लो है ना,
वो आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में आता है, देन कैपिलरीज में जाता है, देन वेन्यूल्स में, वेन्स में, फिर उसके बाद हार्ट में जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है। तो कैपिलरीज में क्या होगा, अगर वहां पे प्रेशर पड़ रहा है तो कंजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो, ठीक है, तो वहां पे कैपिलरीज का कंजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा कैपिलरीज पे। तो नॉर्मल जो कैपिलरी प्रेशर होता है वो 10.5 से लेकर के 22.5 mmHg तक का होता है, तो इससे ज़्यादा उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, वहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वहाँ पे ऑकल्जन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑकल्जन यानी कि ब्लॉकेज होनी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और टीयर हो जाएगा स्मॉल वेसल्स का। ठीक है, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स थी वहाँ पे ब्लॉक हो गई हैं और वहाँ पे फटनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट वहाँ पे जो टिश्यू परफ्यूजन है वो रिड्यूस हो जाएगा। टिश्यू परफ्यूजन का काम क्या होता है, ब्लड फ्लो करना थ्रू दी बॉडी टिश्यूज। ठीक है, जो क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट, जैसे कि डिलीवर करता है हमारा ऑक्सीजन एंड जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो टिश्यू सेल्स को डिलीवर करता है। ठीक है, और रिमूव करता है सारा का सारा वेस्ट को। ठीक है, और इसमें ना हमने एक इनएफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन करके नर्सिंग डायग्नोसिस भी कॉमनली हम बनाते थे। इसमें क्या होता है, जब इनएफेक्टिव हो जाता है टिश्यू परफ्यूजन ना, तो कब होता है, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट है ना, तो ब्लड वेसल्स में इम्पेयर्ड हो जाती है, तब इनएफेक्टिव हो जाता है टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होगा स्कीमिक नेक्रोसिस। स्कीमिया का मतलब होता है रिड्यूस ब्लड फ्लो और नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ सेल्स। ठीक है, और टिश्यूज। ठीक है, मे बी ये डिजीज या फिर इंजरी की वजह से हो सकता है। ठीक है, स्कीमिक नेक्रोसिस को हम ना एवेस्कुलर नेक्रोसिस भी बोलते हैं, जिसमें डेथ हो जाता है आपका बोन टिश्यूज जो होती हैं। ठीक है, ड्यू टू जो सप्लाई है ब्लड की वो लैक हो गई है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे टिश्यूज की डेथ हो गई है। ठीक है, जिसको हम ऑस्टियोनेक्रोसिस भी बोलते हैं, जिसमें ब्रेक्स हो जाते हैं बोन ना, टाइनी थोड़े छोटे छोटे करके ब्रेक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये मे भी कॉज हो सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म से हाई डोज ले रहे हैं स्टीरॉइड्स की, या फिर अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो उसकी वजह से हो सकता है। देन वहाँ पे प्रेशर सोर वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पैथोफिजियोलॉजी थी। अब ना हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके कॉमन साइट्स। ठीक है, कि कॉमन साइट्स जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, कॉमन साइट्स में हम देखेंगे कि बोन प्रोमिनेंस एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं जहाँ पे प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। तो इस पे एल्बो है, इनर नी है, ग्रेटर ट्रंकेटर है, और हिप है, लोअर बैक एंड बटेक्स रीजन पे हो सकता है। ठीक है, हील्स पे हो सकता है, शोल्डर पे हो सकता है, और आपका क्रेनियम यानी कि हेड ऑफ बैक ऑफ हेड एंड ईयर्स के पास हो सकता है। ठीक है, तो ये मेन रीजंस, मेन कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे ये बेड सोर यानी कि आपका प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे स्टेजेस या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर अल्सर। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या है इसके, बेड सोर में 4 कैटेगरीज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4। उसके बाद एक होती है अनस्टेजेबल। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस ऑफ बेड सोर हम इसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। स्टेज 1, नॉन ब्लांचेबल रेडनेस ऑफ इंटेक्ट स्किन भी हम इसको बोलते हैं। इंटेक्ट स्किन का मतलब होता है हेल्दी, यानी कि कोई कट नहीं लगा हुआ है उस पर, कोई ओपन कट नहीं है, तो उसको बोलेंगे इंटेक्ट स्किन। ठीक है, नॉन ब्लांचेबल रेडनेस कैसे चेक करते हैं, ब्लांचेबल नॉर्मल स्किन में होता है, जैसे हम कोई स्किन पे प्रेस करते हैं, उसके बाद वहाँ पे येलोइश या वाइटिश कलर का हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा ब्लड साइडों में चला जाता है। उसके बाद जब छोड़ते हैं तो प्रॉपरली वहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में अपना मतलब फ्लो आ जाता है। ठीक है, तो ये नॉन ब्लांचेबल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। नॉन ब्लांचेबल में अगर हम जब प्रेस करते हैं तो वहाँ पे वो जो ब्लड फ्लो होता है वो साइडों में नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा होता है, पुअर सर्कुलेशन होती है, तो इसीलिए वहाँ पे नॉन ब्लांचेबल हो जाता है वो। ठीक है, प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से वो नॉन ब्लांचेबल कहलाता है। तो इसमें क्या है, आपका पहला स्टेज 1 में सिम्टम्स क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, तो उसमें पहले तो पेन होगा पेशेंट को। ठीक है, बर्निंग होगी पेशेंट को, और हल्का इची सा फील होता है। ठीक है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं पेशेंट को। ठीक है, बट स्किन इस पे इंटैक्ट रहेगी, बट नॉन ब्लांचेबल होगी। ठीक है, डिस्कलरेशन होने लग जाएगा स्किन पे, और उसके बाद थोड़ा वार्मथ फील होगा पेशेंट को, और एडिमा
हो सकता है माइल्ड, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज को हम माइल्ड स्टेज भी बोलते हैं। इस पे क्या है, जो प्रेशर सोर है ये आपकी जो अपर लेयर ऑफ द स्किन होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा एपिडर्मिस जिसको हम बोलते हैं, एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन, तो ये वहाँ पे इसमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना चाहिए, है ना, व्हाट टू डू टू नॉट डेवलप अ प्रेशर अल्सर और क्योर द प्रेशर अल्सर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसका रिस्क फैक्टर क्या है, पहले तो वो जानना है कि किसकी वजह से प्रेशर अल्सर हुआ है, रीज़न, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेंज पोजीशन, ये चीज़ें आगे मैं बताऊंगी, सारा मैनेजमेंट प्रेशर अल्सर का कैसे करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जनरली जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करना है, ठीक है। तो ये है स्टेज 1, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर जो दिख रहा है येलोइश कलर का, वो है आपका एपिडर्मिस। उसके बाद जो पिंक कलर का दिख रही है मोटी लेयर, वो है आपकी डर्मिस लेयर। उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यूज दिख रहे हैं आपको, मसल टेंडन्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। देन उसके बाद आपका बोन्स दिख रहा है। तो ये जनरली क्या है, फर्स्ट स्टेज में जो ऊपर का पार्ट है, जहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि पिंक कलर का कुछ, रेड कलर का कुछ, मतलब कि वूंड सा डेवलप हो रहा है, तो वो प्रेशर अल्सर है स्टेज 1, जिसमें आपकी एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। जो आउटर, यानी कि आपकी जो आउटर लेयर है स्किन की, वो आपकी इन्वॉल्व हुई है, तो ये स्टेज 1 है। तो नेक्स्ट है स्टेज 2, जिसको पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस और ब्लिस्टर भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पार्शियल थिकनेस लॉस होता है डर्मिस का, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या था, एपिडर्मिस इन्वॉल्व था। सेकंड स्टेज में डर्मिस एंड एपिडर्मिस दोनों है, बट डर्मिस का पार्शियल लॉस है, मतलब पूरा का पूरा डर्मिस अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जब ये स्टार्ट होता है सेकंड स्टेज, तो इस पर डर्मिस का पार्शियल लॉस होता है और एपिडर्मिस का पूरा लॉस होता है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, रेड पिंक वुंड सा बनने लग जाता है, ठीक है। रेडिश और पिंकिश टाइप का वुंड डेवलप होने लग जाता है विदाउट स्लज और स्कार, मतलब कि डेड टिश्यूज नहीं होते हैं, बट वुंड बहुत ज़्यादा अपीयर, मतलब न्यूली फ्रेश सा लगता है, ठीक है। तो उसके बाद इस पर स्किन ब्रोकन, उस पर स्किन इंटैक्ट थी, इस पर स्किन ब्रोकन हो जाती है, ठीक है। और ओपन वुंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इस पर लुक लाइक पस फिल्ड ब्लिस्टर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा स्वेलोइन सा या फिर स्वेलिंग हो जाती है, वार्म फील होता है, रेडनेस होता है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें डर्मिस एंड एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, ब्लिस्टर्स बनने शुरू हो जाते हैं, पेनफुल होता है, ठीक है। ये डायग्राम है 2nd डिग्री का प्रेशर अल्सर का। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट डिग्री में था, जो सबसे ऊपर की थी एपिडर्मिस, वो इन्वॉल्व थी, उस पर रेडिश पिंकिश कलर का था, माइल्ड रेडनेस थी, ठीक है। और ओनली एपिडर्मिस उस पर इन्वॉल्व था। स्टेज 2 पे क्या है, डर्मिस का पार्ट भी इसने इन्वॉल्व कर लिया है, मतलब यहाँ पे भी प्रेशर अल्सर डेवलप हो गया है। तो पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस लेयर ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये स्टेज 2 है। नेक्स्ट है स्टेज 3, जिसको हम फुल थिकनेस स्किन लॉस या फिर फैट विजिबल भी बोलते हैं। तो थर्ड स्टेज में क्या है, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हो जाता है पहले तो, ठीक है। जो सबक्यूटेनियस फैट है वो भी विजिबल हो जाता है थर्ड स्टेज में, मतलब येलोइश कलर का जो पार्ट होता है, जो दिखाया था मैंने सबक्यूटेनियस टिश्यू डायग्राम में आपको, तो वो भी इसमें विजिबल हो जाता है, ठीक है। बट बोन, टेंडन, मसल और ये एक्सपोज नहीं होते, ये नहीं दिखते हैं, बट ओनली जो फैट है येलोइश कलर का, क्रीमिश कलर का, वो विजिबल होने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो इस पे क्या है, रिलेटिवली पुअर ब्लड सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हील होने में, ठीक है। सिम्टम्स सेम रहेंगे, पेन, एरिथमा और स्वेलिंग, वार्मथ फील होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, जैसे फर्स्ट और 2nd डिग्री स्टेज में सिम्टम्स आ रहे थे वही इंक्रीज होने लग जाएंगे। ये है आपका थर्ड स्टेज का डायग्राम, जिसमें आप देख रहे हैं एपिडर्मिस फर्स्ट में चला गया, 2nd डिग्री में एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों चला गया है। थर्ड डिग्री में क्या है, एपिडर्मिस पूरा का पूरा आके जो येलोइश पार्ट दिख रहा है आपको, वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं,
ठीक है, वो जो फैट दिख रहा है ना आपको सबक्यूटेनियस टिश्यूज के लेयर के नीचे, वो पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो गया है, तो वहाँ से फैट विजिबल होने लग गया है, तो ये स्टेज 3 है। क्लिनिकली आप जब देखते हैं तो स्टेज 3 कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जो येलोइश क्रीमिश टाइप का दिख रहा है ना, ये आपका फैट है जो विजिबल हो रहा है, ये 3rd स्टेज है। तो आप डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टेज है। नेक्स्ट है आपका स्टेज 4, जिसको हम फुल थिकनेस टिश्यू लॉस भी बोलते हैं। स्टेज 4 में क्या है, ये बहुत डीपेस्ट स्टेज है प्रेशर अल्सर की, ठीक है, जिसमें आपके मसल, टेंडन्स, इवन बोन्स भी आपको मतलब विजिबल होने लग जाते हैं, ठीक है। तो फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हो जाता है इसमें, जिसमें बोन, टेंडन, मसल आपको इजीली विजिबल हो रहे हैं, तो इसको 4th स्टेज बोलेंगे। तो इसका डायग्राम देखेंगे हम 4th स्टेज का। तो इसमें क्या है, एपिडर्मिस, डर्मिस, टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ठीक है, आपके जो मसल, टेंडन, बोन्स हैं सारे के सारे विजिबल होने लग गया है। तो ये आपका काफ़ी डीपेस्ट होता है ये स्टेज, ठीक है। तो ये आपका स्टेज 4 है। ये है डायग्राम जिस पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है, ठीक है, जो स्टेज 4 की है। तो ये काफ़ी डीपेस्ट है। कॉम्प्लिकेशंस में इसमें सेल्यूलाइटिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सेल्यूलाइटिस में क्या है, आपके सेल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सेल टिश्यूज़ में, तो सेल्यूलाइटिस कॉम्प्लिकेशन है इसका। दूसरा, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, और कैंसर होने के इसमें चांसेस हो सकते हैं। प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, पहले तो हम बेड सोर होने नहीं देते हैं, बेड सोर को प्रिवेंट किया जाता है क्लिनिकली। तो हम क्या करते हैं, जैसे प्रोलॉन्ग टाइम से जो पेशेंट बेड रिडन है उनको हम क्या करेंगे, अब व्हील चेयर पे पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, उन पेशेंट्स के पोजीशन, पहला है आपका प्रिवेंशन पोजीशन चेंज। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड आवरली पेशेंट की पोजीशन चेंज करते रहते हैं, जिससे कि मतलब कंटिन्यू प्रेशर ना पड़े बोनी प्रोमिनेंट एरिया पे। तो इसीलिए हम पोजीशन चेंज करेंगे, पहला पॉइंट। तो जब हम पोजीशन क्लिनिकली हम पोजीशन चेंज करते हैं पेशेंट की, तो उसके लिए हम क्लिनिकल्स में, हॉस्पिटल्स में टर्न क्लॉक मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। टर्न क्लॉक मेथड क्या है, इसमें एवरी सेकेंड आवरली पेशेंट की पोजीशन चेंज की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे 12 से 2 है, बैक पोजीशन में रखा है, फिर 2 से 4 लेफ्ट साइड, फिर 4 से 6 राइट साइड। तो ये हम सेकेंड आवरली पेशेंट की पोजीशंस को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, स्किन इंस्पेक्शन। तो आप डेली बेसिस पे पेशेंट की स्किन को इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है। तो इस पे देखोगे कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, फिर बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो प्रेशर अल्सर डेवलप होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशन में आप जैसे प्रोटीन, कैलोरीज और विटामिन सी जैसे कि वाटर सॉल्युबल आप डाइट प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट को। एस्कॉर्बिक एसिड हम पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। तो जो विटामिन सी होता है वो हेल्प करता है, हीलिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। और हीलिंग प्रोसेस अगर वुंड का है तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये विटामिन सी जो हम देते हैं, ठीक है। तो हम ये डाइट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है एडिक्वेट हाइड्रेशन भी मेंटेन करना है, पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी को चेक करते रहना है। अगर जैसे मैंने बताया ना स्किन इंस्पेक्शन में, तो न्यूट्रिशन में आ जाता है आपका हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट प्रिवेंशन में हम देखेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस में क्विटिंग स्मोकिंग के लिए हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है, ब्लड जो वेसल्स हैं हमारी ब्लॉक हो जाती हैं जनरली, तो हम उसको स्मोकिंग अवॉइड करने को बोलेंगे पेशेंट को। एक्सरसाइज के लिए हम डेली बोलेंगे पेशेंट को, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और उसके बाद यूज प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस जैसे कि एयर मैट्रेस है, ठीक है, सरफेस जो भी सपोर्ट सरफेस है हम वो यूज़ करेंगे, एयर मैट्रेस है या फिर वाटर मैट्रेस, जो भी हम क्लिनिकली हम जो जनरली यूज़ करते हैं तो वो हम पेशेंट को लगाएंगे जिनमें रिस्क हैं। उसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर अल्सर किस स्टेज पे है, अकॉर्डिंग टू स्टेजेस हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अगर फर्स्ट स्टेज है तो जनरली हम क्या करते हैं, पेशेंट को ड्रेसिंग कर देते हैं, ठीक है। और हमने सबसे पहले तो पोजीशन को चेंज करते रहना है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट सरफेस जैसे कि एयर मैट्रेस या फिर वाटर मैट्रेस लगाना है, ठीक है।
देन इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें हम देखते हैं कि क्लीन करना है वुंड को। अगर वुंड है, इन्फेक्शियस वुंड है वहाँ पे बना हुआ, तो हम उसको क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। नॉर्मल सलाइन के साथ में उसको क्लीन करते रहना है, ठीक है। और ड्रेसिंग को चेंज करते रहना है। तो ड्रेसिंग करेंगे, ड्रेसिंग के साथ चेंज करना है। देन उसके बाद कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस। अगर पेशेंट ना जैसे मैंने बताया यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है ना, इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन। तो इसमें क्या है, पेशेंट अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे उसको मतलब मतलब डॉक्टर के ऑर्डर होने पे हम फोलिस डाल सकते हैं पेशेंट को, या फिर बेड पेन दे सकते हैं पेशेंट को। और प्रॉपरली कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन हमने पेशेंट को करना है, ठीक है। तो बेड वेटिंग नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे जितना भी आपका ड्रेसिंग पार्ट है, या फिर अगर बटेक्स रीजन पे है या फिर हील्स पे है, जो भी है, तो हमने पेशेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है कि स्टेजेस क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका एक ट्रीटमेंट का पार्ट है रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू, डिब्राइटमेंट हम करते हैं, ठीक है। अगर सपोज मतलब कि पूरा ही टिश्यू सड़ गया, गल गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम डिब्राइटमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो डिब्राइटमेंट में क्या है, आपका बायोलॉजिकल आ गया, केमिकल आ गया, जिसमें हम एंजाइमेटिक मतलब डिब्राइटमेंट भी करते हैं। मेडिकल हो गया जिसमें हम ड्रेसिंग करते हैं। सर्जिकल हो गया, वैसे जो जनरली यूज़ किया जाता है शार्प एंड फास्टेस्ट मेथड जो है वो सर्जिकल मेथड है, ठीक है। तो ओरल एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं। हेल्दी डाइट के लिए हम पेशेंट को बोल सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं जो उनकी केयर गिवर है, ठीक है। अगर पेशेंट घर पे होम केयर ले रहा है तो हम उनको बता सकते हैं। और सर्जिकल रिपेयर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, टिश्यू फ्लैप हो गया, या फिर आपका प्लास्टिक सर्जरी में भी रिक्वायर्ड, अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो हम दे सकते हैं, ठीक है। डिब्राइटमेंट हम कर रहे हैं, डेड टिश्यू को हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, डिब्राइटमेंट के ना। मैकेनिकल डिब्राइटमेंट जो मैंने आप लोगों को बताया, केमिकल एंड एंजाइमेटिक शार्प डिब्राइटमेंट, ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट। जनरली जो प्रेशर अल्सर में यूज़ किया जाता है वो होता है ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट, ठीक है। ये वेरी यूजफुल होता है आपका। इसमें हम सिंथेटिक ड्रेसिंग का यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल डिब्राइटमेंट भी होता है, ठीक है। तो हम इसमें ये सब चीज़ें डिब्राइटमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल रिपेयर में आपका टिश्यू फ्लैप आ गया, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अदर ट्रीटमेंट में आपका क्या है, अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम क्या करते हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं, जिसमें हम मतलब पेशेंट को हाई लेवल पे ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो विदाउट O2 के रहते हैं, ठीक है। तो ऐसों को हम क्या, ऐसे इसमें हम क्या करते हैं, हाइपरबैरिक O2 यानी कि हाई फ्लो पे हम ऑक्सीजन देते, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, जिससे कि अगर बैक्टीरिया के थ्रू प्रेशर अल्सर हुआ है या फिर प्रेशर अल्सर डेवलप हुआ है तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। टॉपिकल यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe my channel.